कड़ी में हम लोग सालों भर ये चलता रहता है। यहाँ मुजफ्फरपुर में हुआ था पिछले महीने, अभी यहाँ हो रहा है और ये साल में 2-3 बार होता है पूरा साइकिल। तो जो भी लोग हैं इस तरह के पढ़ते हैं वो यहाँ रजिस्टर कराते हैं RCI में और यहाँ ट्रेनिंग करके उनको नॉलेज अपडेट किया जाता है। आज का ये टॉपिक यहाँ जो इसको CRE बोलते हैं शॉर्ट में, कंट्रोलिंग रिहेबिलिटेशन एजुकेशन। तो आज का टॉपिक है ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। उसका इंटरवेंशन कैसे करना है और उसकी जांच कैसे करनी है। तो उसका जो असेसमेंट और इंटरवेंशन कैसे पहचानेंगे ये सही में ऑटिज्म है कि नहीं। अगर पहचान पाए तो उसमें फिर उसका लेवल और ग्रेड निकालना है कि किस सीवियरिटी का प्रॉब्लम है और उसका निदान और इलाज क्या होगा। तो इसके ऊपर ये 3 दिवसीय ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसके बाद जो भी सारे जो आपने देखे पार्टिसिपेंट सभी कहीं न कहीं कार्य कर रहे हैं। जो स्कूल में है, कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर में है, कोई चाइल्ड केयर सेंटर में है। तो ये लोग जब सीख के जाएंगे, अपडेट होके जाएंगे नॉलेज को लेके, तो उसको अडॉप्ट करेंगे और ज़्यादा अच्छा से कार्य कर सकते। ये प्रशिक्षण कहाँ चलेगी? ये बिहार का ही ज़्यादा बच्चा लोग है, बिहार के ही ज़्यादा और मैक्सिमम यहीं के प्रोडक्ट हैं। ये इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है डिसेबिलिटी सेक्टर का। और आप देखेंगे मतलब एक ज़माने में पूरे कंट्री में मात्र 3 कॉलेज हुआ करते थे जो ट्रेनिंग देता था। उसमें से एक ये था, 2 सरकारी थे, एक प्राइवेट था। और उस ज़माने में आपको बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ जो नॉर्दर्न बेल्ट है और महाराष्ट्र, तो पूरे स्टूडेंट यहीं आते थे पढ़ने के लिए। अब जहाँ भी जाएंगे, जिस स्टेट में जाएंगे तो पुराने जो भी स्कूल्स मिलेंगे या सेटअप मिलेंगे वहाँ यहाँ का स्टूडेंट मिल जाएगा। यही इंस्टीट्यूशन रिहेबिलिटेशन काउंसिल के अंदर में होता है, मेडिकल कॉलेज है उससे ये कॉलेज होता है। तो होंगे करीब आज के डेट में तो 400-500। सामाजिक सरोकार के लिए क्या उद्देश्य रखा है ये इंस्टीट्यूशन? सामाजिक सरोकार तो ये है ना, मेन क्या है, ऐसा बच्चा किसी घर में हो जाता है ना, बच्चा हो या एडल्ट हो, हम हो आप हो कोई भी हो, जीवन के हर काल किसी न किसी मोड़ पर टेम्पोररी या परमानेंट डिसेबिलिटी का सामना हर लोग करता है। तो उस समय जब पेनफुल स्टेज होता है उसको पार करना और उसके साथ जीवन जीना अगर परमानेंट हो जाए, ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है किसी व्यक्ति के जीवन में। जैसे घर में अगर माँ बाप कार्य करते हैं, यंग लड़का है, बहुत अच्छा हाईली प्रोफेशनल लोग हैं, और एक बच्चा ऐसा हो जाता है तो एक आदमी को तो कार्य छोड़ देना पड़ता है। तो हमने देखा है वो पूरा बच्चे के पीछे लगा रहेगा, तो वो कुछ कर नहीं सकता ये बच्चा। और उसके बाद उसका प्रोडक्टिविटी खत्म हुआ, प्लस जो सोशल स्टिग्मा है, सामाजिक रूप से जो एक अनकहा रूप से जो बहिष्कृत हो जाता है, एलूफ हो जाता है, खुद भी नहीं मिलना चाहता है दूसरों से। लोग समझते हैं कि इसकी कमी से इसका बच्चा है। क्या क्या सेगमेंट है इसमें? आप देखिए, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट पहले था, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में था। मैं चीफ कमिश्नर था भारत का उस एक्ट का, डिसेबिलिटी चीफ कमिश्नर। और 2016 में राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट बना। इसमें 21 प्रकार के दिव्यांगता को कैटेगराइज किया गया है। और वो 21 प्रकार के जो हैं तो उसमें ब्रॉड कैटेगरी क्या है, फिजिकल और मेंटल, और दूसरा है मोटर और सेंसरी। एक बार शारीरिक बाधा हुई, एक मानसिक बाधा हुई, मेजर कैटेगरी 2 हो गया। और उसमें अब 2 में क्या हो गया कि एक तो हो गया जो आपका हाथ पैर से संबंधित जो है कार्य करने का जो क्षमता है उसमें जो ह्रास हुआ, तो वो एक कारण हो गया मापने का इसको कितना ह्रास है। ठीक है, एक फंक्शनलिटी है, एक है क्या कि ऑर्गन डैमेज, और दूसरा उस ऑर्गन का सिर्फ फंक्शन जो आप कार्य करते थे, आपकी कार्य क्षमता पर कितना ह्रास हुआ, कितना असर पड़ा, निगेटिव असर पड़ा, उसको मापा जाता है। और तीसरा हो गया आपको ये सेंसरी,
सुनना, देखना, ये 2 मेन सेंसरी ऑर्गन्स हैं। उसमें अगर कोई बाधा है तो आप कार्य करने की क्षमता घटेगी। और तीसरा है इंटेलेक्चुअल में न्यूरोलॉजिकल आ जाता है और एक डेवलपमेंटल आ जाता है। और तीसरा है मेंटल इलनेस। बाद में जो पहले देखिएगा कि सारा जो भी डिसेबिलिटी का एक्ट है वो सारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का है। मेंटल हेल्थ एक्ट सबसे पुराना एक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, तो उनको भी इसी कैटेगरी में रखा गया है। जिसको भी किसी भी शारीरिक या मानसिक बाधा के कारण उसके सामान्य कार्य करने की क्षमता में जो ह्रास होता है, उसके कारण जो उसका लॉस होता है, चाहे सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, आर्थिक हो, जो भी हो, या परिवार का लॉस होता है, तो उसको विकलांगता की श्रेणी में लाया गया है। और लाभ की वो जो बात होती है कि जहाँ बाधा ज़्यादा शुरू हो जाती है तो 40% माना गया है। 40% से नीचे है तो सामान्य से मेरा ये आँख है, दाहिना आँख है, उससे हमको बचपन से नहीं सोचता, वो 30% आता है। तो हमारा अगर 30% है तो उससे क्या है कि हमको कार्य में ऐसा बाधा नहीं आता है कि हमारा जीवन की गाड़ी रुक जाए। तो आपकी संस्था इसके लिए क्या फ्री ट्रेनिंग देती है? फ्री ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं? सेल्फ फिनांस है। फ्री ट्रेनिंग आप ट्रेनिंग कॉस्ट पर देगा, बियर करेगा तभी ना फ्री कर सकते हैं। ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज का कॉस्ट होता है। तो कॉस्ट हम अगर किसी को फ्री में दे दिए तो somebody has to bear the cost। ये चश्मा हमने आपको दिया, आपको फ्री में मिला, बट ये इसका तो दाम है, कोई ना कोई को देना पड़ेगा। या तो यहाँ क्या है, या तो सरकार दे या पब्लिक खुद बियर करे, दो भी रास्ता है ना। या हम कहीं से इंतजाम करके दें। तो यहाँ हम ट्रेनिंग अगर फ्री करेंगे तो सर्विस मेरा महंगा हो जाएगा। और जो बच्चे यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं वैसे बच्चों को सीखते हैं, तो उसका कॉस्ट क्लियर करना पड़ेगा स्टूडेंट को। आपको मेरिट रहता तो गवर्नमेंट कॉलेज में जाते, गवर्नमेंट कॉलेज में जाके आप मेरिट से सीखते, गवर्नमेंट आपका खर्च क्लियर करती। होशियार लोगों के लिए गवर्नमेंट के पास बड़ी सारी स्कीम है, जो सामान्य लोग हैं उनके लिए स्कीमों की कमी है, तो आपको तो पैसा लगाना पड़ेगा। तो कम से कम इतना सरकार ने कर दिया है। हमारे जीवन काल में हमने देखा है कि पहले प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खोलना एक असंभव दुर्लभ टास्क था, और हम लोग के जमाने एक मेडिकल और इंजीनियरिंग के सरकारी कॉलेज में अगर नहीं हुआ तो आपका जीवन खत्म। आम जन को क्या फायदा है आपकी संस्था से? तो आप क्लियर कट बोले क्या फायदा? ये आम जन के लिए न बना है। फायदा क्या है? मतलब आम जन ही तो आता है यहाँ, थोड़े हम अपना बच्चा का इलाज करते हैं। आम जन आपसे मीन क्या करते हैं? क्लियर कट सवाल कीजिए। इलाज भी होता है या सिर्फ? हाँ, खाली ट्रेनिंग कैसे हुआ? प्रैक्टिकल नहीं करेगा, सीखे कैसे? अभी आपको दिखवाते हैं सारा यहाँ का जो सिस्टम जो है, उसको आप एक बार देखेंगे ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पूरा यूनिट जब देखेंगे कि कैसे यहाँ पे जांच होता है, कैसे उसकी पहचान होती है, तो वो पूरा फुल फ्लेज सर्विस सेंटर है जहाँ डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक वर्क होता है। कोई भी तरह का ये जो हमने आपको बताया कि सेंसरी डिफिकल्टी, हियरिंग का प्रॉब्लम हो, स्पीच का प्रॉब्लम हो, और इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम, आप यहाँ बच्चे को लेके आएंगे तो सारे स्पेशलिस्ट हैं, सबका डिपार्टमेंट बना हुआ है, उसकी जांच होगी। मोस्ट एडवांस इक्विपमेंट्स और टूल्स हैं जो कि इंडिया के किसी इंस्टीट्यूशन में शायद इतने टूल्स आज भी नहीं होंगे, एक्सेप्ट फॉर जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन कंट्री में। तो उससे आपका प्रिसाइज डायग्नोसिस होता है, और उस बच्चे को क्या उसको इंटरवेंशन करना है, हस्तक्षेप उसके लिए, चिकित्सकीय हस्तक्षेप हो, शैक्षणिक हस्तक्षेप हो, सारा हो। उसके अतिरिक्त हमारे यहाँ 50 बच्चों का मानसिक जो रुग्ण महिलाएं हैं और बच्चियां हैं, उनके लिए आसरा होम चलता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि वो सरकार देती है इसके लिए। पहले हमारे यहाँ ऐसे बच्चों का स्पेशल स्कूल चलता था, तो सरकार पैसा देती थी, तो फ्री चलता था। ट्रेनिंग प्रोग्राम पहले शुरुआत में सरकार फंड दी थी 2-3 साल, तो फ्री चलता था। तो कोई ना कोई को बियर करना पड़ता है, और इतना कॉस्ट नहीं था। एक हम और चीज बताएंगे कि इस देश में आप देखिएगा कि इस देश ने बहुत डेवलप किया। डेवलपमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट आप सब, हम सब के लिए विचार करने के लिए। एक बार मैं चीफ कमिश्नर था, तो मैं इसको आप हटा भी सकते हैं रिकॉर्डिंग से। तो एक जगह स्पीच दे रहे थे, तो आपने नाम सुना होगा, बड़ी नामी IAS ऑफिसर, सीनियर, बहुत बड़ा परिवार यहाँ का। वो भीड़ में भागती हुई आई और हमसे पूछी कि आप बताइए कि मेरे घर आए। उनके घर गए थे, उनका एक ही बच्चा था। सर इंटरप्ट करेंगे। एक्चुअली क्या है कि आपकी पीसी के बाद हम लोग को बहुत जगह जाना है, शॉर्ट में अगर इसको क्लियर करिए, ठीक है?